नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प और बीच में ये भी था कि अंग्रेज़ों का भी शासन था जो बहुत लंबे समय तक करीब 100 डेढ़ 100 साल चला। ये 19th सेंचुरी में और 60s में आके उनको आज़ादी मिली और भारत ने फ़ौरन ही उनको मान्यता प्रदान की, रिकॉग्नाइज़ किया। तो ये एक अनइंटरप्टेड रिश्ते हैं जो लगातार चलते चले आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब मुल्क है यार, आर्चिपेलागो है, यानी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बहुत से आइलैंड हैं। तकरीबन 1190 आइलैंड बताए जाते हैं कि वहाँ पे हैं और उसमें से 201 आइलैंड में लोग रहते हैं और यहाँ के इसका जो पूरा एरिया अगर जोड़ा जाए तो 90,000 किलोमीटर का होता है और ये जो है श्रीलंका से काफ़ी करीब है, 400-500 किलोमीटर, 600 कुछ ऐसे ही है और भारत से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये सार्क जो साउथ एशियन देशों का एक संगठन है, उसका भी ये मेंबर है। इसका बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है कि ये काफ़ी करीब है, जो सी लेन है इंडियन ओशन की वहाँ से और यहाँ पे एक बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है कि बिटवीन चाइना और इंडिया के अंदर। इससे पहले जो हुकूमत थी, वो प्रो चाइनीज़ थी, उसको हटा के भारत जो हुकूमत आई, वो थी अ, प्रो इंडियन हुकूमत बनी। अब उसके बाद अ, जो वहाँ पे है मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद सालेह जो प्रो इंडियन थे, वो इलेक्शन हार गए हैं और मोहम्मद मुइज़ जो हैं, मुइज़ो जो है, वो इलेक्शन जीत गए हैं, उनको 54% वोट मिले हैं। पहले राउंड में किसी को न मिलने की वजह से सेकंड राउंड का इलेक्शन हुआ और उसमें मुइज़ो जीत गए। इंडिया का वहाँ पे काफ़ी प्रभाव भी है। एक बड़ी संख्या में लोग भारत के साथ जुड़े रहते हैं। समस्या इंडिया नहीं, समस्या वहाँ की खुद है। वहाँ करप्शन बहुत डीप रूटेड हो चुका है। इससे पहले जो प्रेज़िडेंट थे उनका भी अ, अब्दुल्ला यामीन, उनको 11 साल की सज़ा हुई, फिर उसके बाद अब देखिए आइंदा क्या होता है आने वाले समय में। और ये जो एक आर्चिपेलागो है, जो पूरा देश है, यहाँ पे 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। एक तो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, एमडीपी और फिर जीवेश अ, राइजियत रैयत है बेसिकली अ, तुंगा पार्टी है और फिर तीसरी है इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी। ये मेन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हीं के जिनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मालदीव की जो बेसिक इकोनॉमी है, वो एग्रीकल्चर एक तरफ है, यानी और फिर उसके बाद फिशरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी सी से जो मछलियों का निर्यात होता है और फिर उसके अलावा टूरिज़्म, ये बहुत ही सुंदर मुल्क है। तमाम दुनिया से पर्यटन यहाँ पे आते हैं बड़ी संख्या में और उनका टूरिज़्म एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। भारत से भी काफ़ी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, उसके अलावा यूरोप और दूसरी जगह से भी आते हैं। और ये जो है इनके यहाँ जो है, हमने देखा है कि जो इकोनॉमी है वो अपर मिडल अ, इनकम ग्रुप है की इकोनॉमी है उनके यहाँ कहलाती है। अ, वो भी बहुत हाई है, उनके यहाँ लिटरेसी रेट भी 90s में आ जाता है, 98, 97, यानी अधिकतर जनता लिखना-पढ़ना जानती है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन इतनी नज़र नहीं आती। उनकी पार्लियामेंट है जिसको वो मजलिस कहते हैं, जिसका इलेक्शन 5 साल में होता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। गौरतलब ये है कि मालदीव में जो इस समय जैसे दूसरे देशों में होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़े-बड़े वायदे करती हैं मगर उनको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए एक जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी आती है। एक बार प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट का गठन होता है तो दूसरी बार इंडिया गवर्नमेंट हो जाती है, प्रो इंडिया
सरकार वहाँ पे बन जाती है। लोग एक्चुअली चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। पूरी इस समय जो यंग पॉपुलेशन पूरी दुनिया में है, चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, हर तरफ डिमांड जो है वो डेवलपमेंट की है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस की बात सब लोग कर रहे हैं। हर जगह मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कि दूसरे देशों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। ये एक जनरल मोटो है पूरी दुनिया के यूथ का। वो ये देखते हैं कि उनकी दूसरी तरफ ये भी है कि उनकी निर्भरता जो है बड़े देशों पे, खासतौर से यूरोप, अमेरिका पे से भी कम होनी चाहिए और या बड़े देशों से भी होना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए उनको एड भी चाहिए, मदद भी की भी ज़रूरत है, लेकिन वो चाहते ये हैं कि अपने टर्म पर आए और जाते हैं। 2 मॉडल हैं डेवलपमेंट के इस समय, एक भारत का और दूसरा चाइना का। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके माध्यम से वहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारत भी वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भारत वहाँ के जो 3 बड़े आइलैंड हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है, रोड बना रहा है। इस तरह से भारत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत का मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट भी है। हालाँकि मोइज़ो ने कहा है कि वो अगर सत्ता में आएँगे तो भारत से की जो सेना है उसको वहाँ से हटाने का काम करें। हटाने में नुकसान उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि केवल 75 सैनिक हैं वहाँ पे और कुछ जो है ध्रुव हेलीकॉप्टर हैं, लाइट हेलीकॉप्टर कहलाते हैं, ये हल्के हैं, और दूसरे ये है कि डोर्नियर प्लेन है और ये बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करती है सी के पर। और इनको हटाएंगे तो चाइनीज लाएंगे, उससे भी जनता खुश नहीं होगी। ट्रेड हमारा लगभग 500 मिलियन से भी कम है। बायलैटरल ट्रेड अगर देखा जाए तो 500 मिलियन से भी कम है। एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है, इंपोर्ट कम है हमारे फेवर में। ज़्यादातर अधिकतर पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत से जाते हैं, उसके अलावा कुछ और हम वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और पोल्ट्री और इस तरह की बहुत सी चीज़ें वहाँ से भारत मंगाता है। इसमें जो है मेन चीज़ जो है समझने की, चाइना का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो चाइना ये चाहता है कि भारत के चारों तरफ एक रिंग सा बना रहा है, अ, जिससे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। बड़े-बड़े डीप सी पोर्ट्स का बनाना, फिर उसके अलावा जैसा कि हमने देखा हिम्बनटोटा पोर्ट उसने श्रीलंका में बनाया, चिटागोंग में उसका इंटरेस्ट है, वहाँ पे भी बांग्लादेश में, म्यांमार में भी वो चाहता है कि इसी तरह की फैसिलिटीज उसको, और वहाँ पे उसकी शिपिंग भी आते रहते हैं, शिप्स भी आते रहते हैं। पाकिस्तान में पहले से मौजूद है, और फिर उसके अलावा ये कि अफगानिस्तान में भी वो काफ़ी सक्रिय नज़र आता है तालिबान के साथ। वहाँ पे उसका रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, खासतौर से कॉपर, आयरन ओर, गैस, ऑयल, इन सब चीज़ों में वो काफ़ी रुचि दिखा रहा है। इसके अलावा कंपनीज वहाँ पे उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ साइन किए। चाइना की कोई राजनीति नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वो अपने हित को देखता है, जो भी उसका हित होता है उसके लिए काम करता है। और वो अधिकतर जो उसकी डीलिंग है वो ऑटोक्रेटिक रिजीम से ज़्यादा होती है, वो उन्हीं को प्रेफर करता है। चाइना में स्वयं डेमोक्रेसी नहीं है, वो दूसरी भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उनको भी वो पसंद नहीं करता। ये एक बड़ी समस्या बनी। श्रीलंका में भी हमने देखा जिस तरीके से चाइना ने वहाँ के ऊपर डील किया अ, राजपक्सा की हुकूमत से, और जिसकी वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा करप्शन हुआ कि मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। भारत ने उनको एक बड़ी रकम दी ताकि जिससे वो संभल सके, और फिर उसके बाद वो आईएमएफ और दूसरी जगह से लोन लेके दोबारा कर रहे हैं। चाइना जो के लिए ये मालदीव भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी समस्या ये है कि चाइना जिस देश का से डील करता है, वहाँ साथ में पाकिस्तान की मिल से भी वो उसकी कोशिश होती है कि वो देश पाकिस्तान से भी अपने संबंध अच्छे बनाए, ट्रेड करे, और उसके साथ-साथ वो वहाँ पे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन भी वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। इससे पहले जब हमने देखा था कि
उनकी क्या कहते हैं अ, जो हुकूमत थी उसमें आतंकवादी संगठन वहाँ पे काफ़ी सक्रिय हो गए थे जो भारत के खिलाफ भी है। और वहाँ पे वो इस्लामाइज़ेशन प्रोसेस वो काफ़ी उन्होंने बढ़ाने की भी कोशिश की गई। लिबरल इस्लाम जो वहाँ पे था, जो है, उसके खिलाफ वो लोग कोई प्रचार करते हैं, उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी राजनीति। क्योंकि ये भारत से करीब है, साउथ एशिया का एक देश है, सार्क का मेंबर है, तो भारत के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान की भी यही नीति है, वो जहाँ जाता है वहाँ पे आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद बढ़ाता है और उसकी नीति ये है कि आतंकवाद के माध्यम से उस देश में अपना वर्चस्व बनाना, इंटरेस्ट को बढ़ाना। ये चीज़ें हैं। भारत का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ पे और दूसरी तरफ ये है कि भारत के जो वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आसानी से जो वहाँ पे इस समय हुकूमत आई है मुइज़्ज़ों की, वो उसको हटा पाएँगे या कम कर पाएँगे। ये संभव हो सकता है कि भारत को हटा के वो प्रोजेक्ट चाइना को दे दें और या नए प्रोजेक्ट उनके साथ बड़े से करें। दूसरी बात ये भी देखना है कि उनकी क्या इकोनॉमी जिस तरह से चाइना की जो पॉलिसी होती है वो बड़े लोन दे के मुल्क में दे देता है, करप्शन को फैला के वो लोन उनको मिल जाते हैं, बड़ी-बड़ी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। ये वो लोन होते हैं जिसको वहाँ की जो इकोनॉमी होती है उसको सस्टेन नहीं कर पाती। ये हमने देखा पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, ज़ाम्बिया में भी और बहुत से अफ्रीकन देशों में, देश इस समस्या से जूझ और जब वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, तो फिर ये होता है कि चाइना उन प्रोजेक्ट्स पे अपना कब्ज़ा कर लेता है और चाइना जो प्रोजेक्ट में फंडिंग करता है, वो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, लोकल लोगों को नहीं, ताकि फ्यूचर में वो उन पे पाकिस्तान में बड़े-बड़े मेगा पावर प्लांट उसने बनाए कश्मीर में गिलगित-बल्तिस्तान के एरिया में। जब बिजली बनने लगी तो ये हुआ कि उसकी कॉस्ट इतनी आ रही थी कि पाकिस्तान को के लिए प्रॉब्लम थी खरीदना, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। तो उन पावर प्लांट को की से जो बिजली पैदा हो रही है अब वो चाइना चली जाती है। चाइना को इसकी ज़रूरत थी उस क्षेत्र में, जिनजियांग क्षेत्र में। वहाँ पे वो एक बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे एक प्रोजेक्ट अपना चला रहे हैं जिसके अंदर वो उनकी कोशिश ये है कि इंडस्ट्रियल ज़ोन बने और जिसमें बड़ी संख्या में मेनलैंड चाइना से लाके लोगों को जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको बढ़ाया जाए और जिनजियांग की पॉपुलेशन में मेजर शिफ्ट कर दिया जाए। ये बड़ी दूसरी समस्या चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ ये वो लोकल लोगों से डील नहीं करते। वो अपने साथ स्वयं अपना लेबर भी लेके आते हैं और अपने इंजीनियर्स को भी लाते हैं, तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती। अब देखना ये है कि मालदीव किस तरह के प्रोजेक्ट लेता है आने वाले समय में, किस तरीके से डील करता है और भारत से उसके क्या संबंध होंगे और ये है कि अ, अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ वहाँ के जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वो उसको मंज़ूर नहीं करेंगे। अ, भले ही पिछली गवर्नमेंट ये जो थी अ, हार गई साले की, मगर ये है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत है। अधिकतर लोग चाहते हैं कि भारत के साथ उनके संबंध बने रहें। एक्चुअली भारत समस्या नहीं है, वहाँ पे समस्या करप्शन और इनएफिशिएंसी है जो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और लोग जो चाहते हैं कि लोगों की जो एस्पिरेशन है, वो उससे पूरी नहीं होती। इस कारणवश वो बार-बार गवर्नमेंट बदलते हैं, जो है कोशिश करते हैं। और ये है कि चाइना के आने से वहाँ पे डेमोक्रेसी को भी एक बड़ा खतरा नज़र आता है। ये कितना बड़ा खतरा है इसलिए कि जिस तरह के वो लोग काम करते हैं, श्रीलंका में जिस तरह से हमने देखा कि डेमोक्रेसी का हनन हुआ और किस तरीके से सत्ता पे वो लोग अभी भी क़ाबिज़ हैं जो उसके लिए डिज़र्व नहीं करते, जिनके खिलाफ पूरी जनता, आम जनता से है, अधिकतर लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी कब्ज़ा बना हुआ है। मुल्क की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई है और वो अ, लगातार अपने को सत्ता से अलग हटने की नाम ले इसी तरह सत्ता भले भी वहाँ पे जो भी इस वक़्त प्रधानमंत्री है श्रीलंका में, लेकिन एक्चुअल सत्ता तो पीछे से चाइना वहाँ चला रहा है, चाइना का इंटरेस्ट है। इसी तरह से डर इस बात का है कि इस दफ़े
चाइना भी इसी तरह की हरकतें वहाँ कर सकता है कि बड़े-बड़े लोन देके उनको अपने जाल में फँसा ले और फिर उसके बाद वहाँ पे धीरे से डेमोक्रेसी फोर्सेस को भी अ, को एक सेटबैक पहुँचेगा अगर ऐसा होता है और कब धीरे-धीरे उसकी कोशिश ये होगी कि प्रो चाइनीज़ ग्रुप जो है वो परमानेंटली सत्ता में काबिज़ हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी को कमज़ोर करें। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस एपिसोड पे हम इतनी बात करेंगे और जल्दी ही वहाँ के बदलते हुए हालात पे हम एक नया वीडियो भी बनाएँगे विस्तार से। अ अ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपके जो भी कमेंट हो उसको ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आगे बढ़ाइए, औरों के पास भी भेजिए। हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।